Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Dheeraj Kumar Kathal. Today is 1st of September 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is, which is the correct theory of emotion? इनमें से थ्योरी ऑफ इमोशन कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कैनन बार्ड थ्योरी, ऑप्शन बी मैक्लार्ड थ्योरी, सी फ्रेड्स थ्योरी, डी एरिक्सन्स थ्योरी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। कैनन बार्ड थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ इमोशन के नाम से जानते हैं। कैनन बार्ड की थ्योरी ये कहती है कि जब भी हमारे शरीर में जब भी हम किसी लाइफ के ऐसे इवेंट में होते हैं जो हमें मानसिक रूप से बदलाव महसूस कराती है, तो उसी समय हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में भी चेंजेस आते हैं। सिंपली कहें तो इमोशन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस एक ही समय पर आते हैं लेकिन अलग अलग। ये इस थ्योरी का स्टेटमेंट था। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर गुस्से में आ जाएंगे तो अचानक आपका इमोशन चेंज होगा। ऐसी कोई बात आपको पता चले कि जिससे आपको गुस्सा आता है तो आपके इमोशन गुस्से वाले होंगे, उसी समय आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। तो इमोशन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दोनों एक साथ आ सकते हैं लेकिन अलग अलग आते हैं। ये इस थ्योरी का स्टेटमेंट था। ऑप्शन बी के अंदर मैक्लियार्ड थ्योरी दी गई है। ये बेसिकली डेविड मैक्लियार्ड द्वारा दी गई थ्योरी थी। ये ह्यूमन नीड्स और मोटिवेशन से रिलेटेड है। फ्रेड द्वारा दी गई थ्योरी साइको एनालिसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड से संबंधित है। ये किसी भी प्रकार से इमोशन से रिलेटेड नहीं है। लास्ट एरिक्सन्स की बात की जाए तो इन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी। बेसिकली ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in planning the care for a client who has had a posterior fossa craniotomy, which of the following is contraindicated when positioning the client? जब किसी पेशेंट में पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटॉमी प्रोसीजर किया जा चुका हो, अब आप इस पेशेंट की प्लानिंग कर रहे हैं कि केयर कैसे करनी है, इस सिचुएशन में इस पेशेंट को आप कौन सी पोजीशन नहीं देंगे, कौन सी पोजीशन अवॉइड करेंगे? ऑप्शन वन, कीपिंग द क्लाइंट फ्लैट ऑन वन साइड और द अदर। हम पेशेंट को एक करवट पर या एक साइड पर नहीं लेटाएंगे। ऑप्शन टू, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड 30 डिग्रीज। हम पेशेंट के बेड का हेड साइड 30 डिग्री पर एलिवेट नहीं करेंगे। ऑप्शन थ्री, लॉग रोलिंग और टर्निंग एज अ यूनिट व्हेन टर्निंग। हम पेशेंट को लॉग रोल या टर्निंग नहीं करेंगे। ऑप्शन फोर, कीपिंग द नेक इन अ न्यूट्रल पोजीशन। हम उसकी गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रखेंगे। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आप नहीं फॉलो करेंगे? विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटॉमी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। हम पेशेंट के बेड का जो हेड साइड है उसे एलिवेट नहीं करेंगे, यानी हम क्लाइंट को फॉवलर्स पोजीशन नहीं देंगे। देखिएगा, अगर किसी पेशेंट में आपने पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटॉमी की है तो इस प्रोसीजर के बाद अब क्लाइंट के हेड को 30 डिग्री तक एलिवेट नहीं करके रख सकते, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को इस पोजीशन में लिटाएंगे तो जैसे ही उसकी बॉडी का जो ब्लड है वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा,
तो उस एरिया में ब्लड परफ्यूजन को मेंटेन करने के लिए ब्रेन के आसपास मौजूद लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है, वो अंदर की तरफ पुल करेगा और इस वजह से क्लाइंट का जो आईसीपी है वो बढ़ सकता है। हम अगर मान लीजिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है तो इसे मैनेज करने के लिए जो क्लाइंट के बेड का हेड साइड है वो 10 डिग्री या 15 डिग्री तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is monitoring a client who has recently prescribed total parenteral nutrition. Which action should the nurse take when obtaining a finger stick glucose reading 425 mg per dl? किसी पेशेंट को रिसेंटली हमने टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी पर लिया है। अब इस पेशेंट से जब आप ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो इस पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 425 mg पर डीएल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 स्टॉप द टीपीएन, ऑप्शन 2 एडमिनिस्टर इंसुलिन, ऑप्शन 3 नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन 4 डिक्रीज द फ्लो रेट ऑफ टीपीएन। यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन 1। नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 से लेकर 110 mg पर डीएल के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 425 तक पहुँच गया है, 425 तक पहुँच गया है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। यानी क्लाइंट अब आपका हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन के अंदर पहुँच चुका है। इस सिचुएशन में हमें कुछ भी करके क्लाइंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लाना होगा, कम करना होगा। तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि हम टेम्पररी टीपीएन थेरेपी को कुछ देर के लिए रोक देंगे ताकि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मैनेज हो सके। ये ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद में आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं और फिर डॉक्टर द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपको पेशेंट की केयर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स शुड असेस अ क्लाइंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म फॉर। इनमें से हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है? ऑप्शन ए corneal aberration due to inability to close the eyelids, option B weight loss due to hypermetabolism, option C fluid loss due to diarrhea, option D decreased activity due to fatigue। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होने पर पेशेंट के जो थायराइड ग्लैंड है उसके हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म वह कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, थायराइड ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमा हो जाता है। ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। अब इस बिहाव पे आप अपने आंसर को सेलेक्ट करें। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा और क्लाइंट को जो है काफ़ी ज़्यादा फैटिग लगेगी, थकान लगेगी और इसी वजह से उसकी एक्टिविटी भी दिन ब दिन कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच क्लाइंट रेस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर when assessing for complications of hyperparathyroidism। अगर किसी पेशेंट को हाइपरपैराथायरॉयडिज्म कंडीशन है और इस कंडीशन के कॉम्प्लिकेशंस का आप जब असेसमेंट कर रहे होते हैं तो इनमें से आपको
कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए टिटैनी, बी सीजर्स, बोन पेन, ग्रेव्स डिजीज। What complication you will find during the assessment of hyperparathyroidism patient? The correct answer is option C, bone pain. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन के अंदर हमारी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लगातार बढ़ने लगता है। और ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आ रहा है ये हमारी बोन के अंदर से निकल निकल कर आता है और इस वजह से बोन पेन होता है। देखिएगा, इसे इस तरह से समझिए, जब हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ज़्यादा मात्रा में पैराथायरॉयड हार्मोन बनाने लगें तो ये हार्मोन बोन के अंदर मौजूद कैल्शियम को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, वहाँ से निकाल कर ब्लड में लाने लगता है, जिसकी वजह से क्लाइंट को बोन पेन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराफिन बाथ is used for which of the following disease condition? इनमें से किस डिजीज में आप पैराफिन बाथ का इस्तेमाल करते हैं? बर्न्स, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, पेप्टिक अल्सर, क्रॉनिक किडनी डिजीज। पैराफिन बाथ को हम कई बार पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं और इस प्रोसीजर का इस्तेमाल, इस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट का इस्तेमाल हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। पैराफिन बाथ या पैराफिन वैक्स ट्रीटमेंट का इस्तेमाल रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन या यूं कहें कि मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के ट्रीटमेंट में इसे उपयोग लिया जाता है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स की जॉइंट के अंदर काफ़ी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिससे उनके जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती, वो चल फिर नहीं पाते, उन्हें बहुत पेन रहता है। तो हम जिस जॉइंट में बॉडी के पेन है उस जॉइंट को इस पैराफिन वैक्स के अंदर डिप करके रखते हैं। हमारे शरीर के जिस भी एरिया में रूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन है उस जॉइंट को वार्म मेल्टेड पैराफिन वैक्स के अंदर डुबोकर डिप करके रखा जाता है। जब हम इस हल्के गर्म मेल्टेड पैराफिन वैक्स के अंदर जॉइंट को रखते हैं तो ये उस जॉइंट को हीट थेरेपी देता है, जिससे पेशेंट का दर्द कम होता है, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है और जॉइंट के अंदर जो स्टिफनेस थी, टाइटपन था, वो भी कुछ कम होता है और ऐसा करने से पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिफेंस मैकेनिज्म इज एंजाइटी एक्सप्रेस थ्रू फिजिकल सिम्टम्स? इनमें से उस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम आपको बताना है जिसमें एंजाइटी को फिजिकल सिम्टम्स के रूप में शो किया जाता है। प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, कन्वर्जन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। The correct answer is ऑप्शन सी। जब कोई पर्सन अपनी एंजाइटी को फिजिकल सिम्टम्स के रूप में शो करने लगे तो ये कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में जानी जाती है। अगर इस पेशेंट का आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे तो आपके पास इसका कोई डायग्नोसिस नहीं होगा। इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि
जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है तो वो अचानक से उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, उसे किसी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट में या पूरी बॉडी के अंदर पैरालिसिस जैसा फील होने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ब्लाइंडनेस आ जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A very severe elevation of mood in manic episode is, अगर किसी क्लाइंट को मेनिया का अटैक आता है, मैनिक सिचुएशन में होता है और अचानक उसका मूड एलिवेट हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? मैनिक एपिसोड में वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड का होना क्या कहलाता है? यूफोरिया, एक्सटेसी, एक्सल्टेशन, इलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर वेरी सीवियर एलिवेटेड मूड की बात की जाएगी ड्यूरिंग द मैनिक एपिसोड तो आप इसे एक्सटेसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO declares end to COVID global public health emergency on, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोविड-19 डिजीज़ को किस दिन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है ये डिक्लेयर किया गया? ऑप्शन ए 31 जनवरी 2023, ऑप्शन बी 5 मई 2023, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2022, ऑप्शन डी 25 मार्च 2020। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 5 मई 2023 को कोविड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ये चीज़ डिक्लेयर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फूड रिलेटेड बिहेवियर आर एक्सपेक्टेड विद अ क्लाइंट हु हैज़ हैड स्ट्रोक दैट हैज़ लेफ्ट हिम विथ होमोनाइमस हेमिएनोपिया। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है यानी कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ है तो इस पेशेंट में अब आपको कौन सी फूड रिलेटेड बिहेवियरल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? ये बात याद रखिएगा कि इस पेशेंट को स्ट्रोक की वजह से होमोनाइमस हेमिएनोपिया कंडीशन भी है। ऑप्शन 1 इंक्रीज्ड प्रेफरेंस फॉर फूड हाई इन साल्ट, ये ज़्यादा नमक वाला खाना आपसे मांगेगा। ऑप्शन 2 ईटिंग फूड ऑन ओनली हाफ ऑफ द प्लेट, ये अपनी प्लेट में रखा आधा खाना ही खाएगा। ऑप्शन 3 फॉरगेटिंग द नेम्स ऑफ फूड, ये आपने खाने की चीज़ों के नाम भूल जाएगा। ऑप्शन 4 इनएबिलिटी टू स्वेलो लिक्विड्स, ये लिक्विड्स को स्वेलो नहीं कर पाएगा। होमोनाइमस हेमिएनोपिया वाले पेशेंट में कौन सी फूड रिलेटेड बिहेवियर देखने को मिलेगी? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये होमोनाइमस हेमिएनोपिया कंडीशन होती क्या है। होमोनाइमस हेमिएनोपिया कंडीशन विजुअल फील्ड डिफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें हमारी आइज़ के अंदर कुछ ऐसा डिफेक्ट जनरेट हो जाता है जिससे कि हमारा हाफ विजन फील्ड ही काम करता है, यानी हम आधी चीज़ें देख पाते हैं, आधी चीज़ें नहीं देख पाते। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो अगर किसी पेशेंट को होमोनाइमस हेमिएनोपिया कंडीशन होगी तो वो इस पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा, उसे सिर्फ आधी ही चीज़ दिखेगी। या तो उसे ये हिस्सा दिखेगा या फिर उसे ये वाला हिस्सा दिखेगा, वो पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। ये चीज़ होमोनाइमस हेमिएनोपिया के नाम से जानी जाती है।
तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने पेशेंट को एक प्लेट के अंदर खाना लाकर दिया, जैसे कि ये गोल प्लेट है, इसके अंदर आपने क्लाइंट को फूड ला के दिया है, ये बहुत सारा फूड रखा है क्लाइंट के लिए। तो अब क्या होगा, आपका पेशेंट जो कि होमोनाइमस हेमी एनोपिया कंडीशन से सफरिंग है, वो क्या करेगा कि इस फील्ड उसे हाफ पोर्शन ही दिखाई दे रहा है, तो वो इस जगह रखा हुआ सारा फूड फिनिश कर देगा, यानी वो खा लेगा, यहाँ जो पड़ा है सारा फूड फिनिश कर देगा, लेकिन उसे प्लेट के इस हिस्से में जो फूड कंटेंट रखा गया है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो वो उसे नहीं खाएगा और वो आधा प्लेट खाना खाकर आपसे कहेगा कि मैंने खा लिया है या मुझे और दीजिए, खाना खत्म हो गया है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि होमोनाइमस हेमी एनोपिया वाला पेशेंट आपको अपनी प्लेट में रखा आधा खाना खत्म करने के बाद कहेगा कि मैंने पूरा खा लिया है या प्लेट खाली हो गई है। दिस इज द बिहेवियर दैट यू विल सी इन अ क्लाइंट हु इज हैविंग होमोनाइमस हेमी एनोपिया कंडीशन. It can be asked into the upcoming AIMS NORCET exam. Next question is, the nurse is instructing the client with hypothyroidism who takes levothyroxine 100 mcg, digoxin and simvastatin. Teaching regarding the use of these medication is effective if the client will take. आपका पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन से सफरिंग है और इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे लेवोथायरॉक्सिन 100 mcg ड्रग दी जा रही है। इसके साथ वो डिगॉक्सिन और सिमवेस्टेटिन ड्रग भी ले रहा है। अब इस पेशेंट द्वारा इनमें से कौन से एक्शन को लिया जाए तो आप ये मानेंगे कि आपने इन ड्रग्स के रिगार्डिंग जो टीचिंग दी थी वो सक्सेसफुल हुई है, क्लाइंट उन्हें सही तरह से समझ चुका है। ऑप्शन ए, द लिवोथायरॉक्सिन विद ब्रेकफास्ट एंड द अदर मेडिकेशंस आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्लाइंट अगर ये कहे कि जो लिवोथायरॉक्सिन ड्रग है उसे हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ लेंगे और बाकी ब्रेकफास्ट के बाद लेंगे। ऑप्शन बी कहता है द लीवोथायरॉक्सिन बिफोर ब्रेकफास्ट एंड अदर मेडिकेशंस 4 आवर्स लेटर। लीवोथायरॉक्सिन को हम ब्रेकफास्ट से पहले लेंगे और दूसरी मेडिसिन इस मेडिसिन के 4 घंटे बाद। ऑप्शन सी, ऑल मेडिकेशंस टुगेदर 1 आवर आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। सारी मेडिसिन एक साथ ली जा सकती हैं लेकिन 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करने के। ऑप्शन डी, ऑल मेडिकेशंस बिफोर गोइंग टू बेड। ये सभी मेडिसिन बिफोर बेड ले सकते हैं, यानी रात को सोने जाने से पहले लेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर पेशेंट ये कहे कि वो ब्रेकफास्ट से पहले लीवोथायरॉक्सिन टैबलेट ले ले और इस टैबलेट के 4 घंटे बाद में डिगॉक्सिन और सिमवेस्टेटिन ड्रग ले, तो ये स्टेटमेंट उसका बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही तरीके से क्लाइंट आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। देखिएगा, लीवोथायरॉक्सिन मेडिसिन जो है ये अगर खाली पेट ली जाए यानी एम्प्टी स्टमक ली जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन सबसे बेहतर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो थायराइड वाले पेशेंट्स हैं उन्हें लीवोथायरॉक्सिन मेडिसिन मॉर्निंग में नाश्ता करने से पहले लेनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके। और ऐसी सभी मेडिसिन जो कि इस मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकती हैं वो इस मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के कम से कम 4 घंटे बाद में लें, ताकि इसके एब्जॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which clinical finding should the nurse expect when assessing a client with hyperthyroidism? अगर किसी क्लाइंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी? ऑप्शन ए, डायरिया, रेस्टलेसनेस, सॉरी लिसनलेसनेस। ऑप्शन बी, वेट लॉस डायरिया। ऑप्शन सी, ब्रेडिकार्डिया वेट लॉस। ऑप्शन डी, ब्रेडिकार्डिया डायरिया।
देखिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव होकर ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी बढ़ जाती है, बॉडी फंक्शनिंग पर्टिकुलर सिस्टम्स की बढ़ जाती है। और इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट में मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से वेट लॉस होने लगता है और डायरिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर बच्चे को हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन है या किसी पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन है, तो उसकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो बहुत तेज चलेगी, जिसकी वजह से उसे वेट लॉस होगा और इंटेस्टाइन्स में माल एब्जॉर्प्शन जैसी सिचुएशन हो जाती है। इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डायरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ventriculoperitoneal shunting is a surgery used in treatment of वेंट्रिक्यूलोपेरिटोनियल शंटिंग ये सर्जरी किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन सी प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन डी हाइड्रोनेफ्रोसिस। The correct answer is ऑप्शन बी हाइड्रोसिफेलस। अगर किसी क्लाइंट के ब्रेन में या ब्रेन के आसपास एक्सेसिव सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाए तो ये कंडीशन हाइड्रोसिफेलस के नाम से जानी जाती है। और इस सिचुएशन में इस एक्सेसिव सीएसएफ को ब्रेन से बाहर निकालने के लिए जो शंट काम में लिया जाता है उसे वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट के रूप में जानते हैं। शॉर्ट में इसे वीपी शंट कहा जाता है। वीपी शंट के बारे में थोड़ा सा आप चाहें तो समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का ब्रेन है, ये उसकी स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर आपकी डायफ्राम है। ये यहाँ पर इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये पेरिटोनियल कैविटी है। दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। तो अब मान लीजिए इस पर्सन के ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सीएसएफ का प्रोडक्शन होने लगा। इसके वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सीएसएफ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और सीएसएफ का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो लगातार इस पर्सन के सर के अंदर दबाव बढ़ रहा है, आईसीपी बढ़ रहा है। इस बच्चे का सर का साइज भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, लाइक का मटका। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेरिटोनियल शंट लगाया जाएगा जिसे ब्रेन से इंसर्ट करके ब्रेन के वेंट्रिकल से जोड़कर इसका दूसरा सिरा पेरिटोनियल कैविटी तक पहुंचा दिया जाएगा। अब जो भी सीएसएफ यहाँ पर एक्सेसिवली बन रहा था वो इस ट्यूब के माध्यम से यहाँ से होता हुआ इस पेरिटोनियल स्पेस के अंदर आ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगा और पेरिटोनियल कैविटी से इस फ्लूइड को वापस बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और ब्रेन के अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर था वो कम होने लगेगा। यहाँ पर हमने ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइपलाइन यूज़ की है, ये जो शंट यूज़ किया है, इसे ही हम वीपी शंट के नाम से जानते हैं। इसे ही वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रेन की वेंट्रिकल को पेरिटोनियम से कनेक्ट करता है और हाइड्रोसिफेलिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज्ड टू असेस। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का इस्तेमाल इनमें से किस चीज़ के असेसमेंट के लिए किया जा सकता है? MMSE इसका इस्तेमाल आपको बताना है। थॉट्स के असेसमेंट के लिए कॉग्निशन, मूड एंड अफेक्ट, इंसाइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉग्निशन।
मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वो टूल है जिसके द्वारा हम किसी भी पर्सन के कॉग्निटिव फंक्शंस को, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स को असेस कर सकते हैं। और इस टूल का इस्तेमाल ओल्ड पर्सन्स अडल्ट पर्सन में किया जाता है। यानी कि ओल्ड पर्सन हो, अडल्ट पर्सन हो, उनमें कॉग्निशन का लेवल कैसा है, इस चीज़ का अगर आपको पता लगाना है तो वहाँ पर आप MMSE का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा हम बेसिकली उसकी कॉग्निटिव डोमेन्स जैसे कि ओरिएंटेशन, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, विजुअल, स्पाइशल स्किल्स, इन सब का असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient admitted in the psychiatric ward refused to eat her lunch, stating that food is poisoned. This kind of response is an example of आप किसी साइकाइट्रिक वार्ड के अंदर ड्यूटी पर हैं, आपका पेशेंट कहता है कि वो खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसके खाने में पॉइजन है, जहर है। इस सिचुएशन को आप किस रूप में जानते हैं? इट्स अ सिंपैथी, इल्यूशन, हेलुसिनेशन और डेल्यूशन। The correct answer of this question is option D, delusion. Client have a fixed, false, unshakable belief that food is poisoned, so it is called delusion thinking. Next, which of the following is not a feature of paradoxical slip? इनमें से आपको पैराडॉक्सिकल स्लिप का कौन सा फीचर नहीं लगता है? ऑप्शन ए डिक्रीज मसल टोन, ऑप्शन बी रैपिड आई मूवमेंट्स, ऑप्शन सी ब्रेन शोज इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी इज ईईजी शोज डिक्रीज एक्टिविटी। पैराडॉक्सिकल स्लिप को हम REM स्लिप कहते हैं और REM का फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, ये होता है REM का फुल फॉर्म। अब पैराडॉक्सिकल स्लिप स्टेज के अंदर आपको EEG करवाने पर डिक्रीज्ड एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप किसी पर्सन की पैराडॉक्सिकल स्लिप स्टेज के अंदर EEG कराते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करवाते हैं, तो इसमें आपको एक्टिविटी डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगी। सो गाइस याद रखिएगा, जब भी आप स्लिप की पैराडॉक्सिकल या रैपिड आई मूवमेंट स्टेप के अंदर होते हैं तो आपको हमेशा ये 3 फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। आपकी जो मसल एक्टिविटी है वो डिक्रीज फील होगी, यानी मसल टोन कम हो जाएगी, रैपिड आई मूवमेंट्स होंगे और ब्रेन की एक्टिविटी इस स्टेज के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज असेसिंग ओरल कैविटी ऑफ अ पेशेंट and is asked which teeth erupt first. आप एज अ नर्स किसी बच्चे की ओरल कैविटी का असेसमेंट कर रहे हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि बच्चे में सबसे पहले कौन से टीथ इरप्ट होते हैं, कौन से दांत सबसे पहले निकलते हैं, तो क्या बताएंगे आप? क्या ये इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, अपर मोलार होते हैं, लोअर मोलार होते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे के अंदर जब दांतों का विकास शुरू होता है तो उसके माउथ में जो नीचे के 2 दांत होते हैं जिन्हें लोअर सेंट्रल इंसीजर के नाम से जाना जाता है, ये सबसे पहले आपको इरप्ट होते दिखेंगे, निकलते हुए दिखेंगे। तो याद रखिएगा, नीचे वाले दांत, आगे वाले दांत, लोअर सेंट्रल इंसीजर टीथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following techniques
Does the nurse avoid when changing a client's position in a bed if the client has hemiparalysis? अगर किसी पेशेंट को हेमी पैरालिसिस है यानी कि उसकी अगर हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है और आप इस पेशेंट को पोजीशन चेंज करवा रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको नहीं इस्तेमाल करना है? ऑप्शन वन, रोलिंग द क्लाइंट ऑन टू द साइड, हम क्लाइंट को करवट दिलाने के लिए रोल कर सकते हैं। ऑप्शन टू, स्लाइडिंग द क्लाइंट टू मूव अप इन बेड, हम पेशेंट को बेड में ऊपर उठाने के लिए, ऊपर शिफ्ट करने के लिए स्लाइड करेंगे। ऑप्शन थ्री, लिफ्टिंग द क्लाइंट व्हेन मूविंग द क्लाइंट अप इन बेड, हम क्लाइंट को जब ऊपर की तरफ खींचेंगे, बेड में ऊपर की तरफ खिसकाएंगे तो हमेशा उसे उठाकर ही खींचेंगे। ऑप्शन फोर, हैविंग द क्लाइंट हेल्प लिफ्ट ऑफ द बेड यूजिंग ट्रेपेजे, हम क्लाइंट को बेड में अपने आप को ऊपर रखने के लिए ट्रेपेजे दे सकते हैं जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को एक जगह रख सकता है। कौन सा टेक्निक यहाँ पर आपको नहीं इस्तेमाल करना है? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू। अगर जैसे मान लीजिए, इसको इस तरह से समझिए, ये जैसे आपका पेशेंट का बेड है, आपने पेशेंट को बेड पर इस जगह लिटाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप देखते हैं आकर तो पेशेंट अचानक से यहाँ पर, थोड़ा सा इसे अच्छे से बना देते हैं, जैसे आपने पेशेंट को बिल्कुल यहाँ पर पिलो लगाकर आपने पेशेंट को यहाँ लेटाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप आकर देखते हैं तो पेशेंट यहाँ पर ना मिलके नीचे खिसक कर यहाँ पहुँच जाता है। तो अब आप क्या करते हैं कि इस पेशेंट को जैसे तैसे दो लोग मिलकर, दो नर्सेज मिलकर वापस स्लाइड करते हुए, घसीटते हुए वापस ऊपर लेकर आते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप पेशेंट को बिना उठाए घसीट कर, खींच कर वापस नीचे से ऊपर पिलो तक पहुंचाएंगे तो इस दौरान क्या होगा कि क्लाइंट का जो बॉडी का वो हिस्सा जो कि बेड के टच में आया था, वहां पर स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है। इससे क्लाइंट के अंदर बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन और शेयरिंग फोर्स की वजह से स्किन ब्रेकडाउन और दूसरे डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। इसलिए पेशेंट को अपसाइड शिफ्टिंग की ये प्रोसेस कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा जब भी आपको पेशेंट नीचे खिसका हुआ मिले, उससे आप ऊपर शिफ्ट करवा रहे हो, तो हमेशा उसे लिफ्ट कर कर आगे ऊपर की तरफ खींचे, जिससे कि उसकी स्किन पर किसी भी प्रकार का शेयरिंग फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो उसे किसी प्रकार की इंजरी, डिस्कम्फर्ट या स्किन ब्रेकडाउन जैसी फाइंडिंग नहीं डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट रिसीविंग parenteral nutrition for complications of the therapy and should assess the client for which manifestation of hyperglycemia. किसी पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। अब इस पेशेंट में इस थेरेपी की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे? ऑप्शन वन, फीवर, वीक पल्स एंड थ्रस्ट। ऑप्शन टू, nausea, vomiting, oliguria. Option 3, sweating, chills and abdominal pain. Option 4, weakness, thirst and increased urine output. The correct answer is option 4. अगर क्लाइंट को हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है तो उसे वीकनेस फील होगी, थ्रस्ट फील होगी और उसका जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है बॉडी में, ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। और जब भी हम किसी क्लाइंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, तब ये कॉम्प्लिकेशन मोस्टली देखने को मिलता ही है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर हम क्लाइंट की बॉडी की आवश्यकता के अनुसार सारा न्यूट्रिएंट आईवी रूट के थ्रू देते हैं, यानी कि सारा न्यूट्रिशन ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में पहुंचाया जाता है। ये थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव है जो कि ओरल रूट से फीड नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि
हाइपरग्लाइसीमिया के होते हुए क्लाइंट को वीकनेस या फटीग जैसी सिम्टम्स क्यों होंगे? तो याद रखिएगा, जब क्लाइंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो सेल्स हैं वो वहाँ मौजूद ग्लूकोज को इफ़ेक्टिवली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, जिससे कि क्लाइंट को हाइपरग्लाइसीमिया होने पर वीकनेस फील होती है। पेशेंट को थ्रस्ट इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जब पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन होती है तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन डेवलप होने लगता है। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन डेवलप होने लगता है, क्योंकि यूरिन आउटपुट इस सिचुएशन में बढ़ जाती हैं। इस वजह से ये चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। सिंपली एक बार फिर से समझिएगा, जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, तो हमारी किडनीज ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट करने की कोशिश करती हैं ताकि वो बढ़े हुए ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालें और ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो रेगुलेट हो जाए। तो इसी वजह से हमारी बॉडी से ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होता है और यूरिन ज़्यादा बाहर आएगा तो हमें थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी यानी पॉलीडिप्सिया होगा, और इसके साथ ही क्लाइंट को वीकनेस फील होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 11-year-old child has been diagnosed with Graves' disease and is to start drug therapy. Which instruction should the nurse include in the teaching plan for the child's parent and teacher? एक 11 साल का बच्चा है जिसे ग्रेव्स डिजीज़ है। क्या है उसे? ग्रेव्स डिजीज़ है, और अब इस बच्चे के अंदर इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स शुरू की जा रही हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू किया जा रहा है। तो इस बच्चे के पेरेंट्स को, टीचर्स को आप इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे, ये आप बताएं। ऑप्शन ए, कंटिन्यू विद द सेम अमाउंट ऑफ स्कूल वर्क एंड होमवर्क। आप इस बच्चे को नॉर्मली जितना होमवर्क पहले दिया करते थे या दूसरे बच्चों को जितना दिया जाता है उतना ही स्कूल वर्क और होमवर्क दें। ऑप्शन बी, अंडरस्टैंड द मूड स्विंग्स आर रेयर बट विद दिस डिसऑर्डर। बच्चे में मूड स्विंग्स होना आम बात है। ऑप्शन सी, लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड दैट इज़ ऑफर्ड टू द चाइल्ड। इस बच्चे को लिमिटेड अमाउंट में फूड देना है। ऑप्शन डी, प्रोवाइड अ चाइल्ड विथ काम नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। आप इस बच्चे को शांत वातावरण अवेलेबल करवाएं, नॉन स्टिमुलेटिंग वातावरण अवेलेबल करवाएं। देखिएगा, ग्रेव्स डिजीज़ को आप हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ग्रेव डिजीज़ हाइपरथायरॉयडिज्म का एक प्रकार है जिसमें ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होगा तो बच्चे के अंदर रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ये सभी फाइंडिंग्स नॉर्मली देखने को मिलेंगी। तो ऐसे बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि शांत और नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाएं ताकि ये बच्चा आसानी से अपने काम पर फोकस कर सके और काम रह सके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the failure of uterus to return to its normal size is called। अगर किसी वुमेन में बच्चे की डिलीवरी के बाद में यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में ना लौट पाए तो इसे किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? ऑप्शन वन, इन इन्वोल्यूशन। ऑप्शन बी, सब इन्वोल्यूशन। ऑप्शन सी, प्रोट्रूशन। ऑप्शन डी, रिट्रैक्शन। देखिएगा, किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद यानी बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में 42 दिन के अंदर
42 डेज के अंदर अंदर यूट्रस अपनी पहले की पोजीशन में वापस लौटता है और इस चीज को हम इन्वोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब अगर किसी वुमेन के अंदर बच्चे की डिलीवरी होने के बाद रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स रह जाए या उसे यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए या फिर यूट्रस में एटोनिसिटी हो जाए यानी डिलीवरी के बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस सिचुएशन में यूट्रस प्रेगनेंसी से पहले जिस आकार का था, जैसा था, जिस साइज का था, उस आकार में वापस लौट नहीं पाएगा। ये चीज सब इन्वोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। डिलीवरी के 42 दिनों बाद भी अगर यूट्रस पहले वाली पोजीशन में ना लौट पाए तो ये कंडीशन सब इन्वोल्यूशन कहलाती है, और अगर लौट जाता है तो ये चीज इन्वोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much fluid is typically removed for diagnostic purpose during thoracentesis? किसी क्लाइंट में लंग्स के आसपास मौजूद एबनॉर्मल एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को रिमूव करने के लिए जब थोरासेंटेसिस प्रोसीजर किया जाता है तो इस सिचुएशन में फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस कितना फ्लूइड सैंपल के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन ए 5 to 10 ml, ऑप्शन बी 30 to 60 ml, ऑप्शन सी 200 to 400 ml, ऑप्शन डी 1000 to 1200 ml। एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा, आपको ये चीज़ याद रह जाएगी इसके बाद में। ये मान लीजिए किसी पेशेंट के लंग्स हैं और ये लंग्स के चारों तरफ पाए जाने वाली मेम्ब्रेन है, चेस्ट वॉल है। अब इसके बीच का जो ये स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस को हम प्लूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस का नाम दिया जाता है। अब इस स्पेस के अंदर कोई एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो इस जगह पर निडल डालकर इसे बाहर निकालना थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कहलाता है। अब हमें यहाँ मौजूद इस एबनॉर्मल फ्लूइड का सिर्फ सैंपल निकालना है, पूरा फ्लूइड सक करके बाहर नहीं निकालना है। तो इस सिचुएशन में आपको 30 से 60 ml का सैंपल लेना होगा। अगर आप थोरासेंटेसिस प्रोसीजर डायग्नोस्टिक पर्पस से कर रहे हैं, सैंपल निकालने के लिए कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप एक बार में 30 से 60 ml तक फ्लूइड यहाँ से एस्पायरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज senseless repetition of the same words or phrases over and over again is known as। बिना किसी उद्देश्य के शब्दों या फ्रेजेस को बार बार दोहराना, बोलना किस टर्म द्वारा बताया जाएगा? स्टीरियोटाइप, ट्रेस, वर्बिग्रेशन, ब्रॉडकास्टिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्बिग्रेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी शब्द या फ्रेज को बिना किसी उद्देश्य के बार बार दोहराता है तो ये चीज़ वर्बिग्रेशन के रूप में जानी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्टली ये चीज़ देखने को मिलती है, वो किसी पर्टिकुलर शब्द को बिना उद्देश्य से बार बार दोहराते हैं। ये कंडीशन वर्बिग्रेशन के रूप में जानी जाती है। स्टीरियोटाइप बेसिकली बिहेवियर को कहा जाता है जिसमें पर्सन पर्पसलेसली मूवमेंट शो करता है, एक्शन शो करता है, ना कि वर्बल थिंग्स को दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following drugs which one does not have abuse liability? इनमें से कौन सी ड्रग का मिसयूज होने की संभावना नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्यूप्रीनोफिन, एल्प्राजोलम, फ्लूऑक्सीटिन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन।
The correct answer of this question is option C, फ्लुओजेंथिन। फ्लुओजेंथिन एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जैसी कंडीशंस में ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ये सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका जो एब्यूज लाइबिलिटी है वो बहुत ही कम होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Next, which type of hallucination is seen more in schizophrenic patient? सिजोफ्रेनिया से सफरिंग पेशेंट में सबसे ज़्यादा किस टाइप के हेल्यूसिनेशंस पाए जाते हैं? विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी। एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम की डेट काफ़ी करीब है। हमारी कोशिश है कि हम बेसिकली कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। इसलिए कुछ बेसिक और कॉमन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। फाइनली आपको ये बताना है कि सिज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में किस प्रकार के हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस का मतलब होता है कि पेशेंट को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो वास्तव में वहाँ है ही नहीं। दिस इज़ कॉल्ड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज regular oral hygiene is essential for the client who has had a stroke. Which of the following nursing measure is not appropriate when providing oral hygiene? अगर किसी क्लाइंट को स्ट्रोक अटैक आया है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट अगर उससे हुआ है, तो हमें उसका रेगुलर ओरल हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। अब आप ये बात बताएं कि जब इस पेशेंट का ओरल हाइजीन आप मेंटेन करेंगे, मुंह की साफ सफाई जब आप कर रहे होंगे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको नहीं इस्तेमाल करना है, ये सेलेक्ट करें। ऑप्शन वन, प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विद अ स्मॉल पिलो अंडर द हेड। हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देकर उसके सर के नीचे एक पिलो लगा देंगे। ऑप्शन टू, कीपिंग पोर्टेबल सक्शनिंग इक्विपमेंट एट द बेड साइड। हम इस पेशेंट के बेड के पास में एक पोर्टेबल सक्शनिंग डिवाइस रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम सक्शन कर सकें। ऑप्शन थ्री, ओपनिंग द क्लाइंट्स माउथ विथ पैडेड टंग ब्लेड। हम पेशेंट को ओरल हाइजीन देते समय माउथ ओपन कराने के लिए पैडेड टंग ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन फोर, क्लीनिंग द क्लाइंट्स माउथ एंड टीथ विद अ टूथब्रश। हम पेशेंट के माउथ और टीथ को टूथब्रश की मदद से क्लीन करेंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट वाइल प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू दिस पेशेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। देखिएगा, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप वाटर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने उसे सुपाइन पोजीशन देकर ओरल हाइजीन मेंटेन की कोशिश करने की कोशिश की, तो क्लीनिंग के दौरान वाटर कंटेंट जो है, लिक्विड जो है, वो क्लाइंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, जिससे क्लाइंट को रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इवन उसकी डेथ तक हो सकती है। तो हमें इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सभी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। सक्शन इक्विपमेंट रखने से जब उसे आवश्यकता हो सक्शन करवा सकते हैं। माउथ को ओपन करने के लिए पेडेड टंग ब्लेड का इस्तेमाल करें, जिससे कि क्लाइंट को किसी प्रकार की इंजरी ना हो, और टूथब्रश का इस्तेमाल करके आप अच्छी तरह से क्लाइंट के माउथ को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विद रेज सिंड्रोम. The nurse monitors for manifestations of which condition associated with this syndrome? अगर किसी बच्चे को रेज सिंड्रोम नाम की डिजीज़ हो जाए, तो उसमें आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? रेज सिंड्रोम वाले पेशेंट में इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन वन, प्रोटीन इन यूरिन। ऑप्शन टू,
symptoms of hyperglycemia. Option 3, increased intracranial pressure. Option 4, a history of staphylococcus infection. देखिएगा, रेस सिंड्रोम के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई वायरल डिजीज़ हो जाए जैसे कि चिकन पॉक्स, और इस बच्चे में इस डिजीज़ के दौरान आप एस्पिरिन ड्रग का इस्तेमाल कर लें, तो इस बच्चे को रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। रेस सिंड्रोम के होने पर बच्चे में ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी कि एंसेफेलोपैथी हो सकता है, लीवर डिस्फंक्शन हो सकता है। ये बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको इस पेशेंट में देखने को मिल सकती है। इसके बाद अब हमने आपको बड़ा हिंट दे दिया है, होपफुली अब आप आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर बच्चे में एंसिफेलोपैथी यानी ब्रेन में इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन आती है, तो इस बच्चे के अंदर आईसीपी बढ़ सकता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे बच्चे में हेडेक, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, सीजर्स, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ये सभी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस बताए गए हैं ये यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when conducting a health history with a female client with thyrotoxicosis, the nurse should ask about which changes in menstrual cycle. किसी पेशेंट से आप हिस्ट्री ले रहे हैं जो कि थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन से सफरिंग है, तो इस पेशेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिगार्डिंग आपको कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये आपको बताना है। थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन से सफरिंग फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कौन सा चेंज देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, डिस्मेनोरिया। ऑप्शन बी, मेट्रोरेजिया। ऑप्शन सी, ओलिगोमेनोरिया। ऑप्शन डी, मेनोरेजिया। थायरोटॉक्सिकोसिस, इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है जब हमारी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगे, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। ये चीज़ थायरोटॉक्सिकोसिस है। इसे आप हाइपर थायरॉयडिज्म का नाम से भी जान सकते हैं, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म होने पर कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन के होने पर आपको ओलिगोमेनोरिया कंडीशन देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं कि ये ओलिगोमेनोरिया कंडीशन होती क्या है। ओलिगो शब्द कहीं पर भी आपको अगर देखने को मिलता है ना, किसी भी जगह किसी भी टर्म के अगर आपको ओलिगो देखने को मिले, तो ओलिगो शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी होना। अगर ओलिगोमेनोरिया दिखा है तो इसका मतलब है क्लाइंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो जाएंगे। ओलिगोहाइड्रेमनियोस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाती है। ओलिगो यूरिया कंडीशन के अंदर यूरिन आउटपुट हर दिन 400 ml से कम रहता है। तो ओलिगो शब्द कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है उसके अंदर किसी चीज़ की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की संख्या है वो पूरे साल में 4 से 9 के बीच में रह जाए, 4 to 9 पीरियड्स अगर आए एक साल के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर 4 से 9 पीरियड्स ही आते हैं, तो ये कंडीशन ओलिगोमेनोरिया के नाम से जानी जाती है। या कई जगह आपको ऐसी डेफिनेशन देखने को इसकी मिल सकती है कि अगर किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिनों से ज़्यादा समय के बाद आता है, तो ये कंडीशन जो है ओलिगोमेनोरिया के रूप में जानी जाती है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है
वो होती है 28 डेज का। 28 से लेकर 35 डेज तक का नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर 35 दिन से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो ये कंडीशन ओलिगोमेनोरिया के रूप में जानी जाती है। रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यानी कि अगर पीरियड्स के दौरान वुमेन को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, तो ये कंडीशन डिस्मेनोरिया के नाम से जानी जाती है। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। तो आप शॉर्ट में यहाँ लिख लीजिएगा ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, यानी कि 35 दिन से ज़्यादा, सॉरी 28 दिन के साइकिल में कभी भी वुमेन को ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो इस इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया। और मेनोरेजिया का मतलब होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेनोरेजिया शब्द का मतलब होता है हैवी यानी एक्सेसिव। एक्सेसिव लिख लीजिएगा, इजी रहेगा। एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कुछ भी लिख लीजिएगा। तो ये चार टर्म्स हैं, प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर इन्हें पूछा भी गया है। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी वुमेन को थायरोटॉक्सिकोसिस कंडीशन है, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन है, यानी कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस सिचुएशन में उसके अंदर ओलिगोमेनोरिया कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है वो 35 दिनों से ज़्यादा की होगी, या फिर उसको पूरे साल के अंदर सिर्फ 4 से 9 पीरियड्स ही आएंगे। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेट्रोरेजिया का मतलब होता है ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स। और मेनोरेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is scheduled for myocardial stress test a day after tomorrow. The nurse working in the cardiovascular unit understands that the test will be positive if which of the following changes occur during the test. मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के कार्डियोवैस्कुलर यूनिट में एज अ नर्स काम कर रहे हैं, और किसी पेशेंट में मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है। वहाँ पर आपको इन चार ऑप्शंस में से उस फाइंडिंग को सेलेक्ट करना है जो कि मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट के दौरान मिलने पर आप ये मानेंगे कि क्लाइंट में ये टेस्ट पॉजिटिव है। ऑप्शन ए, ST segment depression without T wave inversion. Option B, absence of P wave with PR prolongation. Option C, narrow QRX complex T wave inversion. Option D, QRS absent ST elevation. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट के दौरान अगर आपको ईसीजी में एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड मिले बिना टी वेव इन्वर्जन के, तो आप इस टेस्ट को पॉजिटिव कहेंगे। मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट को हम ट्रेडमिल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इसमें हम पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर पहले धीरे धीरे चलने के लिए कहते हैं। तो इस सिचुएशन में क्लाइंट की हार्ट की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, ईसीजी चेक की जाती है। उसके बाद क्लाइंट को हम तेज़ी से दौड़ने चलने को कहने लगते हैं। तो जैसे जैसे क्लाइंट की एक्टिविटी का लेवल बढ़ता है, यानी वो तेज़ी से चलने दौड़ने लगता है, तो इस सिचुएशन में उसके हार्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है उसे ईसीजी द्वारा रिकॉर्ड करना मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट के रूप में जाना जाता है। अब इस टेस्ट के दौरान आपको कुछ पर्टिकुलर फाइंडिंग्स अगर मिलती हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट के हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरीज ब्लड लेकर जा रही हैं
उनमें किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है जिससे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। यही चीज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई बेसिकली की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज during thoracentesis, what is the most appropriate instruction the nurse should give to the patient when the physician is about to insert needle? थोरासेंटेसिस प्रोसीजर में जब डॉक्टर निडल इंसर्ट करने जा रहा हो तो उस समय एज अ नर्स आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? ऑप्शन ए, ब्रीथ डीपली। ऑप्शन बी, hold your breath. Option C, cough forcefully. Option D, exhale completely. देखिए, थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के अंदर हम लंग्स के चारों तरफ मौजूद प्लूरल स्पेस में यदि कोई एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, एयर कलेक्शन हो जाता है, तो उसे निडल इंसर्ट करके रिमूव करते हैं। ये प्रोसीजर थोरासेंटेसिस है। हमारे फेफड़ों के चारों तरफ, लंग्स के चारों तरफ अगर कोई एबनॉर्मली फ्लूइड या एयर एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसे बाहर निकालने के लिए हम इस प्लूरल स्पेस के अंदर निडल इंसर्ट करते हैं। ये चीज़ थोरासेंटेसिस के रूप में जानी जाती है। और जब पेशेंट में थोरासेंटेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए निडल इंसर्ट की जाती है तो हम पेशेंट से कहेंगे कि आप अपनी सांसें रोक कर रखें, होल्ड योर ब्रीथ्स। ऐसा अगर आप करेंगे तो इसमें ईजीली हम निडल इंसर्ट करवा पाएंगे और किसी भी प्रकार की इंजरी होने का रिस्क खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a state of diminished consciousness in which the patient remains mute and still with the eyes open is called। आपको उस कंडीशन का नाम बताना है जिसमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाती है, पेशेंट म्यूट रहता है, कुछ बोलता नहीं है और उसकी आंखें ओपन रहती हैं, खुली रहती हैं। क्या ये कैटाटोनिया है? क्या ये स्टूपर है? क्या ये पैनिक है? क्या ये हिस्टीरिया है? The correct answer is option B, it is called stupor। स्टूपर कंडीशन के अंदर जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिवनेस है टू द स्टिमुलाई वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है और अगर आप उसे वाइगरस स्टिमुलेशन देते हैं तब वो जाकर कहीं होश में आता है या कुछ कभी कभी होश में नहीं भी रहता। तो ये चीज़ स्टूपर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the absolute contraindication for electroconvulsive therapy। डिप्रेशन के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इस्तेमाल की जाती है उसे इन चारों में से किस कंडीशन के होने पर बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता? इन विच कंडीशन द ECT इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? ऑप्शंस आर रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, retinal detachment, myocardial infarction, diabetes mellitus। देखिए, अगर कोई पर्सन बहुत ही सीवियर डिप्रेशन के अंदर है तो उसके ब्रेन के स्कल के टेम्पोरल एरियाज पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर हल्का सा करंट वहाँ पर डिलीवर किया जाता है और इस करंट की वजह से उसके ब्रेन में सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, सीजर लाइक एक्टिविटी होती है और पर्सन काफ़ी हद तक ठीक महसूस करता है, उसके सिम्टम्स कम होने लगते हैं। ये प्रोसीजर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के रूप में जाना जाता है। अब मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को ECT देना चाहा और पहले से ही उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ICP बढ़ा हुआ है,
तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करेंगे, ब्रेन के अंदर सीजर्स प्रोड्यूस होंगे, तो चांसेस बनते हैं कि उसके ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हो जाएगी। अगर आपने आईसीपी बड़ा होने के बाद ईसीटी दिया, तो इससे पेशेंट के अंदर ब्रेन इंजरी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से हम इंक्रीज्ड आईसीपी की स्टेज में ईसीटी कभी डिलीवर नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता कितना है, तो आप बता सकते हैं 5 to 15 mm Hg, ये आपका नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। नेक्स्ट, द टर्म कैटाटोनिया वॉज कॉइन्ड बाय, इनमें से कैटाटोनिया टर्म किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल बॉम, फ्रेड, मैक्सवेल, एडलर। The correct answer is option A, कार्ल बॉम। कार्ल बॉम ने कैटाटोनिया टर्म दी थी। उन्होंने कैटाटोनिया शब्द का इस्तेमाल मोटार एबनॉर्मलिटीज़ को बताने के लिए किया था, जिसमें इमोबिलिटी, एक्सेसिव मोटार एक्टिविटी, ऑड पोस्चर आदि को इंक्लूड किया जा सकता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की ये क्लास, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में आइडिया मिले और आपके साथ उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। Thank you so much once again. Best of luck.